कुछ लोगों का ये प्रश्न हमारे पास आया है कि अप्सरा साधना करने की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 15 साल के बाद क्या हम अप्सरा साधना कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना होता है कि क्या 40-45 साल होने के बाद में अप्सरा साधना नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि क्या अप्सरा साधना को घर पे किया जा सकता है, या उसको करने के लिए हमको किसी निर्जन स्थान पे, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, या किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर के ही साधना करना पड़ेगा, तभी जाकर के साधना सफल होगी। ऐसे भी लोगों के अंदर में भ्रम बना हुआ है। और साथ ही साथ में यह भी लोगों के अंदर भ्रम बना रहता है कि क्या अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इन सारे सवालों के जवाब, साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे भ्रम लोगों के मन में चल रहे हैं जिनका कि जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो यदि आपको चाहिए तो आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अप्सरा की साधना करने के लिए एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी साधक साधना करना चाहता है, उसका जो एज है या उम्र है वह 20 साल के ऊपर है, तो वह साधना करने के योग्य है। दूसरी बात कि 40-45 साल के बाद में अप्सरा की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि 40-45 साल के बाद में बिल्कुल आप साधना कर सकते हैं। इसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा देर तक, कितना देर तक बैठ सकते हैं साधना करने के लिए, कितना देर तक बैठने की स्टेमिना या कैपेसिटी आपके अंदर, सामर्थ्य आपके अंदर है। क्या आप 2 घंटे 3 घंटे का समय, 4 घंटे का समय निकाल सकते हैं अपने समय से, और इतना देर आप बैठ सकते हैं। क्या आपका आसन 1 घंटे का सिद्ध हो सकता है? क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य या इतना स्ट्रॉन्ग आप हैं अंदर से। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ यदि आप गृहस्थ में है, मतलब कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर जो शादीशुदा लोग हैं उनको अप्सरा की साधना नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी पत्नी के बीच में और उनके बीच में कलह बना रहता है हमेशा, या फिर हो सकता है कि दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो पहली चीज़ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर जो विवाहित लोग हैं वो कभी भी अप्सरा को उनको पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, शादीशुदा युवक जो हैं वो बिल्कुल अप्सरा की साधना कर सकते हैं, वह उनको मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करें। अब बात आती है कि क्या विवाहित लोगों के लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो भी विवाहित, अगर कोई भी विवाहित युवक हैं वो साधना करना चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके, तो उनको विशेष तौर पे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ में जितने समय का उन्होंने अनुष्ठान लिया है, संकल्प लिया, उतने समय तक वो थोड़ा सा सात्विक भोजन करने का प्रयास करें, प्राणायाम इत्यादि करें, और पत्नी से अपने थोड़ा सा दूरी बना करके रहें, और जहाँ पर साधना करें अपने साधना स्थान पर ही वह रहें, सोने का प्रयास करें। अच्छा, उसके बाद में क्या अप्सरा साधना घर पे हो सकती है, या फिर उसके लिए हमको पहाड़ों पर जाना होगा, या फिर किसी नदी, तालाब या जंगल में कहीं जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी अप्सराएं हैं जिनकी साधना के लिए ये सब नियम बताए गए हैं, लेकिन उनकी भी साधनाएं घर पे निश्चित रूप से सुलभ हो सकती हैं। आप अगर साधना करें, सभी नियमों का पालन करें, सात्विक रूप से सात्विक व्यवहार करें, तो निश्चित रूप से आप अप्सरा की साधना घर पे कर सकते हैं। और वैसे तो मैं बहुत सारी अप्सराओं की बात मैं नहीं जानता हूँ। मैं उर्वशी अप्सरा की बात अगर करता हूँ, मैं कर रहा हूँ कि उर्वशी अप्सरा की साधना अगर आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं। और मेरे तमाम साधक अपने निवास स्थान पर ही उर्वशी की साधना करके और उसमें विशेष सफलता को प्राप्त हुए हैं, या फिर प्राप्त कर रहे हैं, और या फिर किए हैं। ऐसे साधकों के अनुभव, एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसको कि आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद में जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोगों के अंदर में ऐसे भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि क्या इसके लिए कोई विशेष योग्यता होती है या नहीं होती है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो साधना है उसकी विशेष योग्यता का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यदि अप्सरा की साधना कर रहे हैं, चूँकि यह रात्रिकालीन साधनाएँ होती हैं, तो इन साधनाओं में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है।
क्योंकि यदि आपके पास परिपक्व गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, तो फिर आप रात्रिकालीन साधना यदि करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपको बुरी शक्तियां परेशान कर सकती हैं, या अप्सरा के स्थान पे कोई बुरी शक्ति आपको सिद्ध हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाती है, जिसका कल्पना आप कर नहीं सकते। तो इसलिए साधना में एक परिपक्व मार्गदर्शक या गुरु का होना अति आवश्यक है, जो उस मार्ग का पूर्ण जानकार हो, ज्ञाता हो और उसने स्वयं वह साधना की हो, अनुभवी हो। यदि ऐसा मार्गदर्शक या गुरु आपको प्राप्त हो जाता है तो समझिए आपकी साधना 80% उसी दिन सिद्ध हो जाते हैं जिस दिन आपको परिपक्व मार्गदर्शक या गुरु प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न जिनका कि हमने आपको जवाब दिया। और दूसरी बात कि यदि किसी भी साधक को अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो उसको वैसे बहुत सारे प्रकार के ज्ञान वह प्रदान करती है, जो कि ज्ञान उसके लिए अति अनिवार्य होता है। किसी भी क्षेत्र की जानकारी को जो प्रकृति के अनुकूल हो और तंत्र के गोपनीयता के मर्यादा को भंग ना करता हो, ऐसे सभी जानकारियों को वह अपने साधक को प्रदान कर सकती है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि यदि अप्सरा को एक मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करें, जैसे कि मैंने कहा कि उसको किस रूप में सिद्ध करना अच्छा रहता है, तो मैं ये विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप अप्सरा को मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करते हैं तो इससे आप ये समझिए कि अपनी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का एक सहारा आपको प्राप्त हो जाता है, जो कि हर क्षेत्र में, हर मार्ग पे आपका सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। और हमें लगता है कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिल जाए गाइड करने वाला, जो इस प्रकार से हमें सपोर्ट करे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे। और जिस भी फील्ड में हम अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो वो हमारा अच्छा जरूर होगा।